हेलो, नमस्ते। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने जैसे बात की थी कि राज्यपाल के बारे में हमने बात की। एक सेकेंड, राज्यपाल के बारे में हमने बात की थी। राज्यपाल के बारे में पढ़ा पूरा हमने कि राज्यपाल क्या होता है, कहाँ नियुक्ति होती, नियुक्ति के बारे में पढ़ा। ठीक है, कैसे नियुक्ति होती है, कार्यकाल पढ़ा, कार्यकाल हमने पढ़ा। उसके शपथ के लिए पढ़ा हमने, उसके कार्य पढ़े या कहें शक्तियाँ। ठीक है, और सीएम के साथ ये मिलकर, सीएम और मंत्री परिषद के साथ मिलकर ये कार्य करता है। ठीक है, अब सीएम और मंत्री परिषद को हमने नहीं पढ़ा था, कार्यपालिका का हिस्सा थे दोनों। ठीक है, कार्यपालिका के हिस्सा थे, उनमें से हमने राज्यपाल को कवर कर लिया। पिछले लेक्चर में राज्यपाल को कवर कर लिया। अब हम बात करेंगे मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद, सीएम और मंत्रिपरिषद, कैबिनेट मिनिस्ट्री। इसमें हम बात करते हैं अनुच्छेद 163 में। अनुच्छेद 163 में राज्यपाल को अपने कार्यों में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। कौन होगा? सीएम होगा। राज्यपाल की स्वविवेकी शक्तियों को छोड़कर शेष सभी शक्तियां का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर किया जाएगा। क्या होगा? पहली बात क्या लिखी इसमें? राज्यपाल को अपने कार्यों में सहायता और सलाह लेने के लिए, सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद बनाया जाएगा। कुछ लोगों का एक समूह बनाया जाएगा जिसको मंत्रिपरिषद कहा गया। उसका एक समूह होगा जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। उस समूह का प्रधान मुख्यमंत्री होगा, जो उस समूह में से ही एक होगा। और क्या लिखा? राज्यपाल स्वविवेकी शक्तियों को छोड़कर सभी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेगा। तो जैसे स्वविवेकी शक्तियां, वो उसके खुद के स्वविवेक पर हैं कि 356 के तहत उसको राष्ट्रीय आपातकाल के लिए वो प्रतिवेदन देना है कि नहीं देना, आर्टिकल 200 के तहत उसको राष्ट्रपति के लिए किसी विधेयक को रख लेना है कि नहीं रख लेना है। उस तरह से जो शक्तियां वो है, वो अपने स्वविवेक से यूज करेगा। लेकिन जो स्वविवेक के अलावा जो शक्तियां हैं वो सारी किसकी सलाह से होंगी? मंत्री परिषद की सलाह से उपयोग मिलेगा। क्योंकि कार्यपालिका का वास्तविक मुखिया कौन है? सीएम है। और संवैधानिक मुखिया कौन है? गवर्नर है। ठीक है, तो अब वास्तविक से इसको सलाह तो लेनी पड़ेगी, सलाह लेनी चाहिए, पढ़ी के लेनी चाहिए। तो लेनी चाहिए, तो फिर उसकी सलाह के क्या, सलाह के लिए 163 के तहत क्या बना? सीएम होगा। यानी सीएम क्या होगा? मंत्री परिषद होगा। सीएम नहीं, मंत्री परिषद होगी, एक समूह होगा जो मंत्री परिषद होगा, जिसका मुखिया होगा सीएम। मुखिया कौन होगा? सीएम होगा। ये आर्टिकल 163 के तहत लिखा गया। बाद में आर्टिकल 164, उसके बाद आया आर्टिकल 164। आर्टिकल 164 में क्या कहा कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल ही करेगा। राज्यपाल क्या करेगा? मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा। सीएम की सलाह पर राज्यपाल मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। ये उसकी विधायी शक्तियों में आता है। राज्यपाल के केस में आता है विधायी शक्तियों में, कि सीएम की नियुक्ति करेगा 164 के तहत पहले तो, और उसी सीएम की सलाह पे उसके मंत्रियों की भी नियुक्ति करेगा। सीएम तथा मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही पद पर बने रहते हैं। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत मंत्री पद पे बने रहते हैं, क्योंकि वो उनको बर्खास्त भी कर सकता है। वो सब चीजें उनके शोवे की शक्तियों के अंदर आते हैं, तो प्रसाद पर्यंत बने रहेंगे। मंत्री परिषद तथा सीएम व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी, व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल, और सामूहिक बात करें तो सामूहिक रूप से किसके हैं? विधानसभा, या कहें जनता के प्रति।
या जिस क्षेत्र से चुनकर आए हैं, ठीक है। मंत्री परिषद तथा सीएम सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी हैं। ये सामूहिक रूप से कहाँ है? विधानसभा, विधानसभा के लिए। सीएम व कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह की अवधि तक राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं रहे, उसी दिन से वह सीएम या मंत्री नहीं रहेगा। इसका अर्थ क्या है कि 6 माह तक कोई भी व्यक्ति सीएम या मंत्री पद पर रह सकता है। उससे ज्यादा रहना है तो उसको विधानसभा का सदस्य होना होगा। अगर वो नहीं होगा तो वो बर्खास्त माना जाएगा, वो हटा दिया जाएगा। अर्थात कोई व्यक्ति सीएम या मंत्री बन सकता है, लेकिन उसे 6 माह के अवधि के अंतर्गत अनिवार्यतः विधानमंडल की सदस्यता लेनी पड़ेगी, सदस्यता लेनी पड़ेगी। और सदस्यता अगर ले लेगा तो वो मंत्री या सीएम रह सकता है। मंत्रियों के वेतन भत्ते ऐसे होंगे जो उस राज्य के विधानमंडल द्वारा समय समय पर निर्धारित किए जाएंगे। यानी कि मंत्रियों के वेतन भत्ते कौन तय करेगा? वेतन भत्ते कौन तय करेगा? विधान मंडल। मंत्रियों के वेतन भत्ते दूसरी अनुसूची के अनुसार निर्धारित है। सेकंड अनुसूची, सेकंड अनुसूची के तहत है। अब बात करते हैं हम सीएम की। ये बात हो गई थी दोनों की कंबाइन कि किस तरह से होते हैं, दोनों क्या होते हैं, क्या है। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री की। संघ की तरह राज्यों में भी संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है, ये हमने बात की। केंद्र में आर्टिकल 74 के तहत पीएम कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान है, और राज्य में आर्टिकल 163 के तहत सीएम राज्य कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान है। पीएम कौन से आर्टिकल के तहत है? 74 के तहत क्या है? प्रधान है। और सीएम किसके तहत है? आर्टिकल 163 के तहत राज्य का प्रधान है या राज्य कार्यपालिका का प्रधान है, वास्तविक प्रधान। सीएम की नियुक्ति होती है, न कि निर्वाचन, न ही मनोनयन। नियुक्ति की जाती है, किसके द्वारा की जाती है? ये बात किसके द्वारा नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल, हमने पढ़ा है। राज्यपाल राज्य का प्रमुख होता है, जबकि सीएम राज्य के शासन का प्रमुख है। राज्य का प्रमुख कौन? राज्य का प्रमुख, राज्य का प्रमुख कौन? राज्यपाल। और सीएम क्या है? ये है राज्य शासन का प्रमुख, शासन का प्रमुख। सर्वप्रथम सीएम का पद 24 जनवरी 1950, 24 जन 1950 को सर्जित किया गया। अब बात करते हैं को सर्जित किया गया। मुख्यमंत्री की मुख्य मुख्य बातें क्या हुई? इस संघ की तरह राज्यों में संसदीय प्रणाली अपनाई गई, संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई। केंद्र में आर्टिकल 74 के तहत पीएम कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान है, तो राज्य में आर्टिकल 163 के तहत सीएम राज्य कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान है। ठीक है। सीएम की नियुक्ति होती है, न कि निर्वाचन या मनोनयन। मनोनयन और निर्वाचन सीएम का नहीं हो सकता, उसकी नियुक्ति की जाती है। ना ही निर्वाचन का अर्थ है कि ना सीधे तौर पर जनता से चुनकर नहीं आता, ना ही राज्यपाल अपने मन से किसी को भी सीएम बना देता है। सीएम की नियुक्ति की जाती है, जो कि विधायक दल का एक विधायक मिलकर अपने दल का एक नेता चुनते हैं, उसे राज्यपाल सीएम को नियुक्त करता है। तो राज्यपाल राज्य का प्रमुख हुआ, जबकि सीएम राज्य के शासन का प्रमुख हुआ, कि शासन सीएम से चल रहा है। राज्य का प्रमुख कौन है? राज्यपाल, उसी के नाम से सब कार्य हो रहे हैं, जबकि सीएम राज्य के शासन का प्रमुख है। और फिर क्या है? सर्वप्रथम सीएम का पद कब हुआ? 24 जनवरी 1950 को सर्जित किया गया। अब आगे बात करें कि संसदीय शासन बनाम सीएम शासन क्या है? कौन है? संसदीय शासन,
दो टर्म है ये, संसदीय शासन बनाम सीएम शासन। दोनों को हम समझते हैं कि ये क्या होते हैं। इस संसदीय शासन में सामान्यतः विधायिका द्वारा कार्यपालिका पर निर्धारित किया जाता है। संसदीय शासन में सामान्यतः विधायिका द्वारा कार्यपालिका पर नियंत्रण निर्धारित किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, संसदीय शासन पालिका में सामान्यतः क्या होता है, विधायिका जो होती है ना, विधायिका का नियंत्रण होता है कार्यपालिका पर। किस नियंत्रण, कार्यपालिका पर। ये क्या है, संसदीय शासन। और सीएम शासन क्या, लेकिन विधानसभा में प्रचंड बहुमत आ गया किसी के पास, प्रचंड बहुमत मिलने पर कार्यपालिका द्वारा विधायिका को नियंत्रण किया जाने लगता है। ये क्या होता है, ये प्रक्रिया जो सीधी चल रही है ना, इस तरह से विधायिका नियंत्रित कर रही है कार्यपालिका को। अब अगर प्रचंड बहुमत हो गया तो ये उल्टी गंगा बहने लगती है, उल्टा कार्य होने लगा। इसी को क्या कहा गया, सीएम शासन। तो क्या हो रहा है यहाँ पे कि प्रचंड बहुमत आ गया, प्रचंड बहुमत आ गया तो कार्यपालिका द्वारा विधायिका को नियंत्रित किया जाने लगा। क्योंकि कार्यपालिका में आता है मंत्री परिषद, मंत्री परिषद जैसे चाहे वैसे अब कार्यपालिका विधायिका को चलाने लगे। अब साधारण शब्दों में अगर सीएम विधानसभा व कार्यपालिका को नियंत्रण करने लग जाता है तो आलोचकों द्वारा सीएम शासन कहलाता है। अगर मान लो कि साधारण शब्दों की बात करें तो सीएम शासन इसे क्यों कहते हैं कि सीएम विधानसभा व कार्यपालिकाओं को नियंत्रण करने लग जाए, अकेला अकेला ही सब कुछ निर्णय लेने लगे, सब निर्णय अकेला थोपने लगे, सब निर्णय सीएम से ही पूछ कर लिए जाए, कोई मंत्री कुछ कर ही नहीं रहा, तो मंत्री परिषद कहीं कुछ कर ही नहीं रही, कार्यपालिका कुछ नहीं कर रही, विधानसभा में कार्यपालिका पर नियंत्रण सीएम का हो गया, तो आलोचक इसको सीएम शासन कहते हैं। सैद्धांतिक रूप से सीएम शासन संसदीय शासन के प्रतिकूल है। संसदीय शासन के क्या है, प्रतिकूल है सीएम शासन। ठीक है, और न ही यह लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुकूल है, क्योंकि ऐसी स्थिति में विधानसभा का अवमूल्यन होता है। अवमूल्यन कि विधानसभा की वैल्यू कम हो जाती है, वैल्यू कम होती है, वैल्यू गिरती है, तो अवमूल्यन होता है। तो यह स्थिति क्या है, संसदीय शासन व्यवस्था के प्रतिकूल है, ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। आलोचकों द्वारा इसका नाम क्या रखा गया, सीएम शासन। क्यों रखा गया, जब सीएम अकेले ही विधायिका या विधान मंडल या विधानसभा या कार्यपालिका को नियंत्रित करने लगे, तो इस स्थिति को सीएम शासन कहते हैं। जबकि संसदीय शासन प्रणाली क्या है कि जब विधायिका द्वारा कार्यपालिका पर नियंत्रण स्थापित हो तब उसको संसदीय प्रणाली कहते हैं। अब बात करते हैं कि सीएम की वास्तविक स्थिति या शक्ति क्या है। कि वास्तविक तौर पे वास्तविकता में देखें तो उसकी स्थिति और शक्तियां क्या है, तो संविधान में सीएम की शक्तियों का उल्लेख ही नहीं है। पहली बात तो इस संविधान के द्वारा उसको कोई शक्ति नहीं दी गई है। ठीक है, लेकिन संसदीय शासन व्यवस्था में सीएम की शक्तियां निम्न दो परिस्थितियों पर निर्भर करती हैं। यानी कि अगर कोई सवाल पूछे कि सीएम की शक्तियां संविधान में कहाँ हैं, तो है ही नहीं, साफ सीधा सा उत्तर है। और अगर पूछे तो फिर सीएम शासन करता कैसे, तो मतलब उसको कुछ परिस्थितियों परिस्थितियों से कुछ शक्तियां प्राप्त हैं, कि परिस्थितियों के हिसाब से उसको शक्तियां प्राप्त हैं। उन शक्तियों को हम पढ़ें तो सीएम, और वो कितने हैं,
दो तरह से प्राप्त है उसको, दो तरह से उसको प्राप्त है। पहली क्या है, सीएम के दल का विधानसभा में बहुमत कितना है, कि सीएम के दल का विधानसभा में बहुमत कितना है, बहुमत आधारित है। ठीक है। और दूसरा क्या है, सीएम का अपने दल में प्रभुत्व कितना है, प्रभुत्व पर आधारित है, कि दल प्रभुत्व कितना है और बहुमत उसका कितना है, इस आधार पे उसकी शक्तियां निर्धारित हैं। अब वोट क्या है, नोट लगा के, सॉरी वोट, नोट लगा के लिखेंगे कि सीएम की शक्तियां सीएम के व्यक्तित्व पर निर्भर करती हैं, किस प्रकार का व्यक्तित्व सीएम अपना रखते हैं, उसके आधार पर सीएम की शक्तियां निर्भर करती हैं। वह किस प्रकार तथा कितनी कुशलता से अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। गठबंधन सरकारों में एक कुशल व्यक्तित्व वाला सीएम ही राज्य के शासन के सभी दलों के साथ मिलकर परस्पर समन्वय से परस्पर समन्वय से साथ चलकर कार्य कर सकता है। तो क्या है, सीएम का व्यक्तित्व प्रभावशाली होना आवश्यक है। सीएम का व्यक्तित्व ही बताता है, या सीएम के व्यक्तित्व पर ही निर्भर करता है कि वह किस प्रकार और कितनी कुशलता से अपनी शक्तियों का उपयोग करेगा। और यह जब और भी महत्वपूर्ण हो जाता है जब गठबंधन की सरकार हो, और उस गठबंधन की सरकार में यह हो कि एक कुशल व्यक्ति ही सीएम के या राज्य के शासन की सभी दलों को साथ परस्पर समन्वय के साथ कार्य कर सकता है। अब आगे बात करेंगे, क्या मुख्यमंत्री विधानसभा से ही होना आवश्यक है, ये भी एक सवाल है। ठीक है। तो संविधान में यह उल्लेखित है कि सीएम विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, जैसे यूपी तथा महाराष्ट्र में, यूपी और महाराष्ट्र में क्या है, सीएम विधान परिषद से के सदस्य भी, ठीक है, विधान परिषद के सदस्य भी हो सकते हैं। जहां विधान परिषद है वहां मुख्यमंत्री यहाँ से भी हो सकते हैं, सीधी सी बात। राजस्थान में विधान परिषद की कोई अवधारणा नहीं है, विधान परिषद है ही नहीं, तो मुख्यमंत्री उस स्थिति में सिर्फ विधानसभा से ही हो सकता है। ठीक है। तो संसदीय परंपराओं के अनुसार सीएम को विधानसभा का सदस्य होना चाहिए, क्योंकि सीएम तथा मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी हैं। उत्तरदायित्व किसके लिए है, विधानसभा के लिए, सामूहिक रूप से। तो परंपरा कहती है, परंपरा के अनुसार ये सामूहिक रूप से इसके लिए, संविधान के अनुसार ये सामूहिक रूप से इसके लिए उत्तरदायी हैं। तो परंपरा क्या है कि अनुसार सीएम को विधानसभा का सदस्य होना चाहिए, ताकि वह उत्तरदायित्व अपना समझ सके और उस उत्तरदायित्व को पूरा करे। लोकतांत्रिक व्यवस्था में राज्य का प्रमुख निर्वाचित होता है, तो शासन में उत्तरदायित्व, पारदर्शिता और जवाबदेहिता प्रोत्साहित होती है। अब एक और यही कारण है कि सीएम को विधानसभा से क्यों होना चाहिए, क्यों, क्योंकि अगर वह निर्वाचित हुआ है, लोगों द्वारा अगर चुना गया है, लोगों द्वारा अगर चुना गया है सीएम को, तो वो क्या होगा, उत्तरदायी होगा, पारदर्शिता का ध्यान रखेगा, जवाबदेहिता उसकी सुनिश्चित होगी। इसलिए लोकतंत्र व्यवस्था के आधार की बात करें तो राज्य का प्रमुख बन रहा है वो सीएम, तो उसको निर्वाचित होना जरूरी। ठीक है। अब बात करते हैं कि सीएम की नियुक्ति कौन करता है, कैसे नियुक्ति होती है, किस आधार पे नियुक्ति होती है, उनकी बात करते हैं। तो आर्टिकल 164 की बात करते हैं। 164 के तहत सीएम की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। संविधान कौन करता है, गवर्नर करता है। और संविधान द्वारा राज्यपाल की शक्ति पर कोई प्रतिबंध भी नहीं लगाया गया है, इस शक्ति पर कोई प्रतिबंध नहीं है कि राज्यपाल किसी को भी सीएम बना सकता है, इस पे कोई प्रतिबंध नहीं है। वास्तविकता में राज्यपाल सामान्य परिस्थितियों में सीएम की नियुक्ति में स्वतंत्र नहीं है। अब अगर वास्तविक बात करें
तो सामान्य जब परिस्थितियां होंगी तो सीएम की नियुक्ति में वह स्वतंत्र नहीं है, जो विधायक दल ने जो कहा है उसी को वो सीएम बना। और अगर जैसे अस्पष्ट बहुमत की बात करें कि गठबंधन की सरकारें हैं, अस्पष्ट बहुमत है, उस ही स्थिति में वो स्वविवेकी रूप से निर्णय ले सकता है। लेकिन वास्तविकता में देखें, अगर सामान्य परिस्थितियां हैं, किसी को बहुमत मिला, तो राज्यपाल के पास कुछ ज्यादा विकल्प है नहीं उस स्थिति में। 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सीएम की नियुक्ति में राज्यपाल की शक्तियां असीमित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि असीमित नहीं है भाई, कि कहीं तुम कुछ भी करने लगो। क्या नहीं है? असीमित नहीं है। यदि राज्यपाल किसी ऐसे व्यक्ति को सीएम नियुक्त करता है जो विधानसभा का सदस्य बनने के योग्य ही नहीं है, तो ऐसी नियुक्ति 164 के तहत असंवैधानिक है, कि जो पात्र ही नहीं है उसको सीएम बना दिया, तो ये तो गलत है। अब ये गलत है तो ये 164 के तहत भी गलत है। अब 164 के तहत गलत है तो संविधान के तहत भी गलत है, क्योंकि अल्टीमेटली सब कुछ कंट्रोल कौन करता है? संविधान करता है। तो संविधानिक ही नहीं है तो वो नियुक्ति तो मानी ही नहीं जाएगी। वास्तविक तौर पर राज्यपाल उस व्यक्ति को सीएम नियुक्त करे जिसे विधानसभा में बहुमत या समर्थन प्राप्त हो। ये दोनों चीजें हों सीएम के पास, कि उसके पास बहुमत भी है और समर्थन भी प्राप्त है, तो उसी को सीएम नियुक्त करे राज्यपाल। ये ध्यान रखे, जब किसी दल को बहुमत नहीं हो तो उस व्यक्ति को सीएम नियुक्त किया जाए जिसका विधानसभा में बहुमत प्राप्त करने की संभावना हो। संभावना, संभावना की बात आ गई। संभावना में क्या है कि जब बहुमत नहीं मिला, किसी को बहुमत नहीं मिला, किसी के पास भी बहुमत नहीं है, उस स्थिति में सीएम नियुक्त, उसको सीएम नियुक्त करेंगे कि जिसको राज्यपाल को ये लग रहा है कि इसके पास बहुमत है, ये बहुमत प्राप्त कर लेगा, इसको बना सकते हैं, तो उसको नियुक्त कर सकता है। सीएम बनने की सर्वश्रेष्ठ संभावना, इसकी बात कर लेते हैं। श्री प्रकाश सिद्धांत क्या है? श्री प्रकाश सिद्धांत। श्री प्रकाश सिद्धांत क्या है? 1952 में 1952 में मद्रास में राज्यपाल श्री प्रकाश ने इस सिद्धांत के अनुसार टी परशुराम के बहुमत के दावे को नजरअंदाज करते हुए सबसे बड़े दल के नेता सी राजगोपालाचारी को सीएम नियुक्त कर दिया। अब क्या किया कि मद्रास में राज्यपाल श्री प्रकाश ने इस सिद्धांत के अनुसार टी प्रकाशम टी प्रकाशम को बहुमत को नहीं माना और किसको नियुक्त कर सीएम नियुक्त कर दिया? सी राजगोपालाचारी को सीएम बना दिया, उनके बहुमत के दावे को खारिज कर दिया। ठीक है, इसके अनुसार सबसे बड़े दल के नेता को सीएम नियुक्त किया जाए। ये क्या थे? सबसे बड़े दल के नेता थे, सबसे बड़े दल के नेता थे, तो इनको सीएम बना दिया। सबसे बड़े चुनाव पूर्व गठबंधन के नेता को सीएम बनाया गया। ये क्या थे? सबसे बड़े उसके दल के नेता भी थे, और सबसे बड़े चुनाव पूर्व, यानी कि चुनाव से पहले ही कुछ पार्टियों ने अपना गठबंधन बना लिया और उस गठबंधन के हिसाब से वो चुनाव लड़े, और वो इस तरह से है कि अब उनको पास बहुमत है, तो उस सब चुनाव पूर्व जो गठबंधन था ना, उसको इसके नेता को सीएम बनाया जाए। ठीक है, ये ये इसके तहत था। अब क्या था? राज्यपाल चुनाव के बाद विभिन्न दलों के नेताओं को आमंत्रित करके
यह पूछे कि क्या सरकार बनाने की स्थिति में है कि नहीं है, कि बुलाए सबको, क्या करे, बुलाए, पूछे, और सीएम अगर बना सकते हैं, उनके पास अगर वो हैं, सीटें हैं, वोट या सीटें हैं, विश्वास मत है, तो वो उसको बुला सकता है, उनकी स्थिति में उनसे पूछ सकता है। यदि हाँ, अगर ये हाँ करे, तो वो अपने गठबंधन साथियों के समर्थन पत्र प्रस्तुत करे। क्या? गठबंधन के साथियों का समर्थन पत्र दे। समर्थन पत्र क्या दें? चुनाव पश्चात गठबंधन की बात है ये। अगर चुनाव पहले ही गठबंधन हो गया तो उस स्थिति में तो है ही कि गठबंधन है। अगर ये चुनाव पश्चात हुआ है तो उस स्थिति में क्या करें? समर्थन पत्र प्रस्तुत करें कि हाँ, हम इनको समर्थन देते हैं। अब शपथ की बात करते हैं सीएम की। अनुसूचित 3 के तहत पद एवं गोपनीयता की शपथ लेता है। इसके तहत अनुसूची 3 के तहत पद एवं गोपनीयता गोपनीयता की शपथ लेता है। कोई और स्पेशल शपथ नहीं होती है इनकी, राज्यपाल द्वारा दिलाई जाती है। सीएम शपथ एक मंत्री के रूप में ही लेता है। मंत्री है, कोई सीएम नहीं है कि सीएम की शपथ ले ली। ठीक है, सीएम क्या है? मंत्री की ही शपथ लेता है। अब आती है कार्यकाल की बारी कि कार्यकाल क्या है। कार्यकाल की बात करें तो 5 वर्ष का, सामान्यतः तो 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। सी और क्या है, संवैधानिक रूप से बात करें तो सीएम जब तक पद पर रहता है, जब तक विधानसभा में बहुमत हो। बहुमत का भी एक टाइम है कि बहुमत जब तक है तब तक वो रहेगा 5 वर्ष के दौरान। उस बीच अगर बहुमत नहीं रहा तो हट जाएगा, हटा दिया। ठीक है, सीएम का कार्यकाल अनिश्चित होता है। देखा जाए तो सीएम का क्या है? कार्यकाल अनिश्चित होता है। अर्थात सीएम राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत है। प्रसाद पर्यंत है किसके? गवर्नर के। ठीक है, राज्य के सीएम को अपने पद से हटाने के लिए विधानसभा सदस्यों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाकर भी हटाया जा सकता है। कैसे हटा सकते हैं? अविश्वास प्रस्ताव पारित करवा के भी हटा सकते हैं। ठीक है, सीएम जब विधानसभा में विश्वास खो देता है तो राज्यपाल उसको पद से हटा देगा। राज्यपाल हटा देगा सीएम को। अब कार्यकाल की बात करें तो कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का है। सीएम उसमें भी क्या है? जब तक रहेगा जब तक कि विधानसभा में उसके पास बहुमत है, इसलिए सीएम का कार्यकाल अनिश्चित भी है। अर्थात सीएम राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत भी कार्यरत है, कार्यकाल है उसका। अब उसमें भी कंडीशंस क्या है कि राज्य के सीएम को अपने पद से हटाने के लिए क्या किया जा सकता है कि विधानमंडल के या विधानसभा के सदस्य अविश्वास प्रस्ताव लाकर कभी भी हटाया जा सकता है। क्या विश्वास प्रस्ताव लाए और वह विश्वास प्रस्ताव पास हो गया, पारित होते ही उसी समय से सीएम को अपना इस्तीफा देना होता है मंत्रिमंडल के साथ। सीएम जब विधानसभा में विश्वास खो देता है तो राज्यपाल उसे पद से हटा देता है। जब विधानसभा में विश्वास खो देता है तो राज्यपाल उसको हटा देता है। ये भी एक प्रक्रिया है। अब योग्यता की बात कर ले। सीएम पद के लिए संविधान में कोई योग्यता का उल्लेख नहीं है। सीएम पद के लिए कोई योग्यता का उल्लेख नहीं है। योग्यता का उल्लेख कारण क्यों नहीं है? क्योंकि सीएम जैसी कोई व्यवस्था ही नहीं है संविधान में कि कोई सीएम है। समझ रहे हो कि सीएम जैसी कोई व्यवस्था ही नहीं है। व्यवस्था से मतलब कि सीएम के लिए कोई अलग से शपथ ही नहीं है। सीएम कौन है वही नहीं है। सीएम जस्ट कि मंत्रिपरिषद का एक मुखिया है, उसी को सीएम कह रहे हैं। ठीक है, कैबिनेट मिनिस्ट्री का जो मुखिया है उसी को सीएम कह देते हैं, उन्हीं में से एक है। तो और शपथ भी वो मंत्री पद की लेता है, सीएम की कोई शपथ नहीं है। तो उस स्थिति में कहें तो संविधान में कोई योग्यता का उल्लेख भी नहीं है।
ठीक है। सीएम के लिए वही योग्यता है जो एक विधानसभा के सदस्य के लिए होती है, विधानसभा के सदस्य के लिए, ठीक है। सेम वही योग्यता है उसकी। सीएम की कार्य एवं शक्तियों की बात कर लेते हैं। सीएम के कार्य एवं शक्तियों की बात कर लेते हैं। उससे पहले एक बार हम करते हैं कि जो अभी हमने पढ़ा है उसका एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं कि मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद के अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल के कार्यों में सहायता और सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। स्व विवेकीय शक्तियों को छोड़कर शेष सभी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर किया जाएगा। वास्तविक मुखिया सीएम है, संवैधानिक मुखिया गवर्नर है। आर्टिकल 164 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा तथा सीएम की सलाह पर उसके राज्यपाल मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। सीएम तथा मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर रहते हैं। मंत्रिपरिषद सीएम व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी है, सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। कोई मंत्री 6 माह सीएम या मंत्री निरंतर 6 माह किसी की अवधि तक राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं रहा है तो उसी दिन से वह सीएम या मंत्री नहीं रहेगा। अर्थात कोई भी व्यक्ति सीएम या मंत्री बन सकता है लेकिन 6 माह के अंतर्गत उसे अनिवार्य रहता है विधानसभा मंडल के सदस्य ले लेना अनिवार्य है। मंत्रियों के वेतन भत्ते ऐसे होंगे जो राज्य के विधानमंडल द्वारा निर्धारित होंगे समय समय पर। वेतन और भत्ते दूसरी अनुसूची के अनुसार निर्धारित होते हैं। अब आता है मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री की बात करें तो संघ की तरह राज्यों में संसदीय शासन व्यवस्था अपनाई गई। आर्टिकल 74 के तहत पीएम कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान है तो आर्टिकल 163 के तहत सीएम राज्य कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान है। सीएम की नियुक्ति होती है लेकिन निर्वाचन व मनोनयन होता है। राज्य का प्रमुख होता है वह सीएम। राज्य का प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। और राज्य के शासन का प्रमुख होता है सीएम। सर्वप्रथम सीएम का पद 24 जनवरी 1950 को सृजित हुआ। अब बात करते हैं संसदीय शासन और सीएम शासन। संसदीय शासन क्या है? जिसमें विधायिका का क्या हो? नियंत्रण हो किस पे? कार्यपालिका पर। और सीएम शासन किसे कहा आलोचकों ने? कि जब कार्यपालिका और विधायिका दोनों पर नियंत्रण कौन करने लगे? सीएम स्वयं करने पर लगे। ठीक है। सीएम की वास्तविक स्थिति या शक्ति की बात करें तो संविधान के सीएम की शक्तियों का कोई उल्लेख नहीं है लेकिन शासन व्यवस्था में सीएम की शक्तियां निम्न दो परिस्थितियों पर निर्भर करती हैं। सॉरी, सीएम दो परिस्थितियों में निर्भर करती है। फर्स्ट है सीएम के दल का विधानसभा में बहुमत कितना है। ठीक है, बहुमत है कि नहीं है, कितना है, और अपने दल में सीएम का प्रभुत्व कितना है, इस पे दोनों बातों पे उसका निर्भर करता है। अब बात आती है क्या मुख्यमंत्री विधानसभा में से होना चाहिए? हाँ जी, होना चाहिए। संविधान में तो यह उल्लेखित है कि सीएम विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। जैसे यूपी और महाराष्ट्र में विधान परिषद से भी हो सकता है, विधानसभा से भी हो सकता है। सीएम विधान परिषद का भी सदस्य हो सकता है। राजस्थान में विधान परिषद की कोई व्यवस्था नहीं है इसलिए वह मुख्य अनिवार्यतः विधानसभा से ही होना आवश्यक है। संसदीय परंपराओं के अनुसार सीएम के विधानसभा का सदस्य होना चाहिए। इसका कारण क्या था? क्योंकि अगर विधानसभा से होगा तो लोगों से चुनकर आया होगा। चुनकर सीएम नहीं चुनकर आया होगा, वह स्वयं अपनी एक किसी विधानसभा की सीट के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। तो विधानसभा के लिए सामूहिक रूप से उत्तरदायी है इसलिए चुनकर आने आवश्यक है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में राज्य का प्रमुख निर्वाचित होता है, इसलिए राज्य का प्रमुख निर्वाचित होता है तो शासन में उत्तरदायित्व, पारदर्शिता और जवाबदेहिता प्रोत्साहित होती है। इसके लिए सीएम को विधानसभा से होना चाहिए। सीएम की नियुक्ति की बात कर लेते हैं। आर्टिकल 164 के अनुसार सीएम की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। संविधान द्वारा राज्यपाल की शक्ति पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। वास्तविकता में राज्यपाल सामान्य परिस्थितियों में सीएम की नियुक्ति के लिए स्वतंत्र नहीं है। 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीएम की नियुक्ति में राज्यपाल की शक्तियां असीमित नहीं है। ये नहीं कि असीमित तरीके से वो किसी को भी सीएम बना रहा है। यदि राज्यपाल किसी ऐसी व्यक्ति को सीएम नियुक्त करता है जो विधानसभा का सदस्य होने के योग्य ही नहीं है तो वह आर्टिकल 164 के तहत असंवैधानिक है। वास्तविक तौर पर राज्यपाल उस व्यक्ति को ही सीएम बनाए जो विधानसभा में बहुमत या समर्थन प्राप्त हो।
अब बात करते हैं जब किसी दल को बहुमत नहीं है तो उस स्थिति में क्या करें। उस स्थिति में सीएम नियुक्त किया जाएगा जिसका विधानसभा में बहुमत प्राप्त होने की ज्यादा संभावना हो, उसको नियुक्त किया जाएगा। अब बात आती है कि सीएम बनने की सर्वश्रेष्ठ संभावनाएं क्या है, क्योंकि संभावना की हमने बात की कि बहुमत प्राप्त करने की जिसको संभावना हो उसको बना दो, तो संभावनाएं क्या है। इसमें एक क्या है, श्री प्रकाश सिद्धांत है, 1952 में ये आया, जिसमें उन्होंने क्या किया, टी प्रकाशम, महाराष्ट्र मद्रास में टी प्रकाशम के बहुमत के दावे को खारिज किया और सी राजगोपालाचारी को सीएम बनाया, क्योंकि वो सबसे बड़े दल के नेता थे। इसके अनुसार सबसे बड़े दल के नेता को सीएम नियुक्त किया जाए। सबसे बड़े चुनाव पूर्व गठबंधन के नेता को सीएम बनाना चाहिए। ठीक है। और राज्यपाल चुनाव के बाद विभिन्न दलों के नेताओं को भी आमंत्रित करके उनसे यह पूछ सकता है कि सरकार बनाने की स्थिति में वो है कि नहीं है। अगर वो हैं तो अपने गठबंधन साथियों के समर्थन पत्र वो प्रस्तुत कर दें। और अनुसूची 3 में सीएम की शपथ के बारे में है, जिसमें वह पद और गोपनीयता की शपथ लेता है, राज्यपाल द्वारा दिलवाई जाती है। शपथ एक मंत्री के रूप में लेता है। बात आती है कार्यकाल की, तो सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। और राज्य सीएम जब तक है जब तक कि उसको विधानसभा में बहुमत प्राप्त है। सीएम कार्यकाल अनिश्चित है क्योंकि बहुमत प्राप्त तब तक रहेगा। अर्थात सीएम राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत माना गया है। राज्य सीएम को कब किन स्थितियों में हटाया जा सकता है, विधानसभा अगर अविश्वास प्रस्ताव लाए और वह पारित हो जाए। सीएम जब विधानसभा में विश्वास मत खो देता है तो राज्यपाल उसे पद से हटा भी देता है। अब बात करते हैं योग्यता की, तो संविधान में योग्यता का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। सीएम के लिए वही योग्यता है जो एक विधानसभा के सदस्य के रूप में किसी की योग्यता मानी जाती है। अब बात करते हैं हम सीएम की कार्य एवं शक्तियों के बारे में। तो सीएम के कार्य एवं शक्तियों की बात करें तो सबसे पहला है कि मंत्री परिषद का गठन करता है। मंत्री परिषद का गठन कैसे, सीएम के परामर्श से ही राज्यपाल क्या करता है, मंत्रिपरिषद का गठन करता है, तो वो गठन करना होगा। सीएम नियुक्ति के बजाय सीएम नियुक्ति के साथ या पश्चात ऐसे व्यक्तियों की सूची तैयार करता है जिन्हें मंत्रिपरिषद में लेना है। जैसे सीएम के परामर्श से राज्यपाल मंत्रिपरिषद का गठन करता है, तो उसमें क्या सीएम नियुक्ति के साथ या उसके बाद भी ऐसे व्यक्तियों की सूची तैयार कर सकता है या करता है जो मंत्रिपरिषद को में उसको रखने हैं। मंत्री नियुक्त करने में राज्यपाल इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि सीएम क्या है, हेड है, नेता है, अपने उसका दल का नेता है, तो जो दल नेता कहेगा वही कार्य होगा। तो वह मना नहीं कर सकता कि किसे मंत्री नियुक्त करना है किसे नहीं। जिसकी सिफारिश मुख्यमंत्री करेगा उसको वो करेगा। मंत्रिपरिषद के निर्माण का वास्तविक कार्य सीएम का ही होता है, सीएम का होता है, क्योंकि वो उसी दल के नेता हैं, वो सभी चुन कर आए हुए हैं, तो उसी को पता है किसे चुनना है किसे नहीं। प्रारंभ में मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या निर्धारित करना भी सीएम का काम था। सीएम जिनको चाहता उनको बना देता, जिनको चाहता हटा देता, न्यूनतम एवं अधिकतम को छोड़कर। न्यूनतम और अधिकतम वो निर्धारित नहीं कर सकता था, बस ये निर्धारित कर सकता था कि कितने लोग मेरे सीएम इसमें मंत्रिपरिषद में होंगे। फिर क्या हुआ, 91वें संविधान संशोधन, 91वें संविधान संशोधन 2007 में, सॉरी सॉरी 2003 में 2003 में 91वां संशोधन हुआ। उसके तहत मंत्रियों की संख्या विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम 15% हो सकती है और न्यूनतम 12 होगी। 12 तो लोग हैं कि 12 लोग मंत्री बन सकते हैं। और प्रतिशत की बात करें तो 15%। ठीक है। सीएम सहित है ये क्या है, सीएम सहित, ये नहीं कि सीएम से अलग ये होंगे, नहीं। सीएम स्वयं एक मंत्री की तरह शपथ लेता है, मंत्री पद की शपथ लेता है, तो सीएम सहित 15% है। ठीक है। एक सेकंड। हाँ, तो सीएम किसी ऐसे व्यक्ति को भी मंत्री नियुक्त करने
करने की सिफारिश दे सकता है जो विधानमंडल का सदस्य नहीं है, परंतु ऐसे व्यक्ति को 6 माह के अंदर विधानमंडल का सदस्य बनना पड़ेगा। विधानमंडल का सदस्यता लेनी आवश्यक है, अनिवार्य है। ठीक है, अगर वो नहीं लेता है तो हट जाएगा या हटा दिया जाएगा, दोनों स्थितियां। तो सदन की सदस्यता लेनी होगी विधानमंडल की सदस्य, चाहे विधान परिषद में ले चाहे विधानसभा में ले। नियुक्त अगर हो गया है और वो सदस्य नहीं है तो उस स्थिति में 6 माह के अंदर अंदर उसको विधानमंडल का सदस्य बनना है। अब मंत्रियों को ये तो क्या था, मंत्री बनाने में, अभी तक क्या पढ़ा, मंत्री बनाना। अब आएगा बर्खास्त करना। ठीक है, पहला ये था, दूसरा ये मंत्रियों को बर्खास्त करना। संविधान के अनुसार मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत है। संविधान तो राज्यपाल बताता है, संविधान कहता है कि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत है, परंतु वास्तव में क्या है, मंत्री तब तक है अपने पद पर जब तक कि सीएम चाहता है। संविधान और वास्तविक, वास्तविक कौन है, वास्तविक के आधार पर सीएम, सीएम के प्रसाद पर्यंत है वो, और संविधान के आधार पर राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत है। सीएम के कहने पर यदि कोई मंत्री त्यागपत्र ना दे तो सीएम राज्यपाल को यह सिफारिश कर सकता है कि इस मंत्री को बर्खास्त किया जाए, और राज्यपाल उसको बर्खास्त करेगा, क्योंकि उसी की सिफारिश पे उसको नियुक्त किया है, तो उसी की सिफारिश पे उसको बर्खास्त भी करेगा। ठीक है, तो सीएम वास्तविक तौर पे क्या हुआ कि सीएम के प्रसाद पर्यंत है, संवैधानिक तौर पे क्या है, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत है। तीसरा कार्य क्या है, मंत्री परिषद का अध्यक्ष होगा। ठीक है, मंत्री परिषद का अध्यक्ष होगा। पहला कार्य था मंत्री बनाने का। ठीक है, दूसरी क्या था, बर्खास्त करने का। तीसरा कार्य क्या हो गया, मंत्री परिषद का ये अध्यक्ष भी है। ठीक है, अध्यक्ष है, मंत्री परिषद का अध्यक्ष है, मंत्री परिषद के बैठक की अध्यक्षता करता है। इसकी मंत्री परिषद की जो भी कैबिनेट मिनिस्ट्री की जो भी बैठक होगी उसका कौन मुखिया होगा, कौन अध्यक्ष होगा, सीएम अध्यक्ष होगा। ठीक है, सीएम यह निर्णय करता है कि मंत्रिपरिषद की बैठक कब और कहाँ होगी। सीएम ही अध्यक्ष होगा और सीएम ही यह निर्णय लेगा कि मंत्रिपरिषद की बैठक कब और कहाँ होगी। मंत्रिपरिषद के निर्णय प्राय बहुमत से होते हैं, लेकिन अंतिम निर्णय सीएम का माना जाता है। प्राय क्या होता है, बहुमत से सब मिलकर निर्णय लेते हैं, लेकिन अंतिम निर्णय सीएम का माना जाता है। सीएम मंत्रियों के मध्य विभागों का विवरण वो करता है, वितरण करता है। क्या करता है, मंत्रियों के मध्य विभाग जो है उन विभागों का वितरण कौन करता है, सीएम करता है। क्या करता है, वितरण करता है। वितरण में वरिष्ठता तथा जन आधार मुख्य मानदंड है, कि कौन वरिष्ठ है और कौन मुख्य जन आधार उससे जुड़ा हुआ है, उसको क्या करते हैं, मंत्री और उसके विभाग निर्धारित होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरा कि विभिन्न विभागों के मध्य समन्वय भी स्थापित करता है। अब सीएम क्या है, एक कड़ी की तरह, कड़ी किसके बीच में, मंत्री परिषद और राज्यपाल के बीच में। तो मंत्री परिषद और राज्यपाल के बीच में है, और उत्तरदायी किसके लिए है, राज्यपाल के लिए भी है, और उसके लिए सामूहिक तौर पर विधानसभा के लिए भी है। तो विभिन्न विभागों के मध्य समन्वय भी कौन स्थापित करता है, सीएम ही स्थापित करता है। सीएम विभिन्न विभागों की नीतियों पर भी निगरानी करता है कि नीतियां सरकार के कार्यों के अनुरूप हैं कि नहीं है, सरकार के फ्यूचरिस्टिक जो वेज हैं उनके तरफ नीतियां बन रही हैं कि नहीं बन रही हैं, उस पर भी निगरानी करता है सीएम। सीएम राज्यपाल तथा मंत्री परिषद के बीच एक कड़ी की तरह कार्य करता है, कड़ी की तरह कार्य करता है।
राज्य के प्रशासन से संबंधित जानकारी समय समय पर किसको देता है? गवर्नर को देता है। किसको देता है? गवर्नर को देता है। कौन? सीएम। सीएम राज्यपाल के मुख्य परामर्शदाता के रूप में काम भी करता है। गवर्नर का क्या होता है? ये परामर्शदाता भी होता है। ठीक है। सीएम विधानमंडल का नेता भी है। विधानमंडल का नेता भी है। राजस्थान में विधानसभा का नेता कहा जाता है इसको। दूसरा सदन हो तो दूसरे को नियुक्ति कर सकते हैं। अगर दूसरा सदन हो तो दूसरे सदन को नियुक्त हो। राजस्थान में क्या है? विधानसभा का नेता। और अगर सीएम वैसे बात करें तो सीएम विधानमंडल का नेता होता है, लेकिन राजस्थान की बात करें तो विधानमंडल मतलब विधान परिषद और विधानसभा दोनों। और राजस्थान में सिर्फ क्या है? विधानसभा। तो सीएम क्या है? राजस्थान में विधानसभा का नेता है। ठीक है। अब बात करें तो सीएम राज्य सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है। राज्य सरकार का क्या है? मुख्य प्रवक्ता होता है कि राज्य के जो कार्य हैं, जो राज्य के फ्यूचर के लेके कार्य हैं, जो सामाजिक कार्य जो चल रहे हैं, आर्थिक रूप से सशक्तिकरण के लिए जो कार्य चल रहे हैं, जनहित के जो कार्यक्रम है, जनहित के लिए जो योजनाएं हैं, उनके बारे में चर्चा करना, उनके बारे में बताना, मुख्य प्रवक्ता के रूप में कार्य करता है कौन? सीएम राज्य सरकार के। राज्य में होने वाली विभिन्न नियुक्तियों के संदर्भ में सीएम राज्यपाल को परामर्श देता है। नियुक्तियां भी यही करवाता है। तो नियुक्तियों का परामर्श देता है। किसको देता है? गवर्नर को। ठीक है। सीएम विभिन्न अभिकरणों के अध्यक्ष और संरक्षक भी है। जैसे राज्यपाल संरक्षक थे पूर्व सैनिक बोर्ड फंड वगैरह के, राज्य क्रीड़ा परिषद के। उस तरह से नियोजन बोर्ड का अध्यक्ष होता है सीएम। पहला क्या है? नियोजन बोर्ड का अध्यक्ष। दूसरा है मुख्य आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष है। बालिका शिक्षा फाउंडेशन का है। आपदा प्रबंधन का प्रमुख है। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद का उप संरक्षक है। संरक्षक कौन होता है? गवर्नर। और उप संरक्षक कौन है? सीएम। ठीक है। उप संरक्षक कौन है? सीएम। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद का उप संरक्षक सीएम, संरक्षक गवर्नर। और इसके अलावा ये अध्यक्ष और किसका होता है? नियोजन बोर्ड का अध्यक्ष है, मुख्य आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष है, बालिका शिक्षा फाउंडेशन का है, आपदा प्रबंधन का प्रमुख है। अब बात करते हैं कि सीएम की स्थिति किस पर निर्भर करती है। स्थिति की बात करेंगे तो स्थिति से पहले हम क्या बात करते हैं कि पहले जो हमने किया है उसका एक बार के लिए रिवीजन, हम क्विक रिवीजन देख लेते हैं। जो सीएम के कार्य हैं उनके बारे में। तो सीएम के कार्य हो सकते हैं क्या है? मंत्रिपरिषद का गठन करता है और अपनी सीएम की सलाह पे राज्यपाल मंत्रिपरिषद का गठन करता है। सीएम की नियुक्ति के साथ या पश्चात दोनों स्थिति में वो मंत्रिपरिषद की सूची दे सकता है। मंत्री नियुक्त करने में राज्यपाल इनकार नहीं कर सकता है, क्योंकि मंत्रिपरिषद निर्माण का वास्तविक कार्य सीएम का होता है। प्रारंभ में मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या निर्धारित करना भी सीएम का कार्य था, न्यूनतम अधिकतम को छोड़ के। लेकिन 91वें संविधान संशोधन 2003 के तहत उसकी अधिकतम सीमा 15% हो गई और न्यूनतम 12 लोगों की सीमा नियुक्त कर दी गई। उसके बाद सीएम किसी ऐसे व्यक्ति को मंत्री नियुक्त करने करने की सिफारिश करता है या दे सकता है जो मंत्री विधानमंडल का सदस्य नहीं है, परंतु ऐसे व्यक्ति 6 महीने के अंदर विधानमंडल के सदस्य लेना अनिवार्य होगा। मंत्रियों को बर्खास्त करने का कार्य कर सकता है। संविधान के अनुसार मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत है, लेकिन वास्तव में मंत्री तब तक अपने पद पर बने हुए हैं जब तक कि सीएम चाहता है। सीएम के कहने पर यदि कोई मंत्री त्याग पत्र ना दे तो सीएम राज्यपाल को सिफारिश करके उसको बर्खास्त करवा सकता है। तीसरा है मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष भी है। मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता सीएम करता है। मंत्रिपरिषद की बैठक कहाँ और कब होगी वो भी निर्धारित करता है। निर्णय सामान्यतः बहुमत से होते हैं मंत्रिपरिषद के, लेकिन अंतिम निर्णय सीएम का है। सीएम मंत्रियों के मध्य विभागों का वितरण भी करता है और वरिष्ठता और जन आधार इसका मुख्य वो रहता है, आधार है।
विभिन्न विभागों के मध्य समन्वय स्थापित करने का कार्य सीएम का है। विभिन्न विभागों की नीतियों पर निगरानी करने का भी कार्य सीएम का है। राज्यपाल तथा मंत्री सीएम राज्यपाल तथा मंत्रिपरिषद के बीच एक कड़ी की तरह कार्य करता है। प्रशासन से संबंधित जानकारी समय समय पर सीएम गवर्नर को देता है, वो उसका कर्तव्य है। सीएम राज्यपाल के मुख्य परामर्शदाता के रूप में भी कार्य करता है। विधानमंडल का वो नेता होगा। राजस्थान की स्थिति में वो विधानसभा का नेता है। सीएम राज्य सरकार का प्रमुख प्रवक्ता होता है। राज्य में होने वाली विभिन्न नियुक्तियों के संदर्भ में सीएम राज्यपाल को परामर्श देते हैं। सीएम विभिन्न अभिकरणों के अध्यक्ष और संरक्षक भी होते हैं, जैसे नियोजन बोर्ड का अध्यक्ष है, मुख्य आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष है, बालिका शिक्षा फाउंडेशन का अध्यक्ष है, आपदा प्रबंधन का प्रमुख है। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के उप संरक्षक के रूप में कार्य करता है। संरक्षक इसका होता है राज्यपाल। अब बात करते हैं सीएम की स्थिति किस पर निर्भर करती है, तो किस पर कुछ है उन पे कुछ रीजन उन पे निर्भर करती है। पहला क्या है, सीएम के दल का विधानसभा में बहुमत। बहुमत एक मुख्य आधार है, ठीक है। प्रभुत्व है, ये अपने दल में प्रभुत्व है। दल में प्रभुत्व कैसा है। संघ में दलीय स्थिति क्या है। संघ की दलीय स्थिति, ठीक है। हाई कमान से सीएम को संरक्षण है कि नहीं है, इनकी पार्टी का जो हाई कमान है उससे सीएम को संरक्षण है कि नहीं है, उस पर भी निर्भर करता है। सीएम और राज्यपाल में समन्वय कितना है, वो भी उस पर भी निर्भर करता है। तो सीएम की स्थिति किन पे है, चार पांच पॉइंट है इसमें। कि पहला तो क्या है कि विधानसभा में उसका बहुमत है कि नहीं है, कितना बहुमत है, कितनी पार्टियों से मिलकर उसने गठबंधन किया है। जो भी है पार्टियों में अगर गठबंधन किया है तो गठबंधन में वो प्रभावशाली है कि नहीं है। सीएम का प्रभुत्व उसमें किस तरह से अपनी पार्टी में है। दलीय स्थिति क्या है, संघ में केंद्र सरकार में कौन सी दल का प्रभुत्व है। हाई कमान जो पार्टी जो दल का हाई कमान है उससे सेक्शन सीएम को संरक्षण प्राप्त है कि नहीं है। सीएम और राज्यपाल में समन्वय कितना है, उस पर भी सीएम की स्थिति निर्भर करती है। अब बात करते हैं हम सीएम, जैसे हमने राष्ट्रपति और राज्यपाल का कंपैरिजन किया, वैसे सीएम और पीएम की बात करते हैं। तो आर्टिकल 74 के तहत राष्ट्रपति की सलाह पर एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका हेड पीएम होगा। 74 के तहत राष्ट्रपति की सलाह के लिए क्या होगा, मंत्रिपरिषद होगी जिसका हेड पीएम होगा। और 163 के तहत क्या है, राज्यपाल की सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका हेड कौन होगा, सीएम होगा। इधर पीएम होगा, इधर सीएम होगा। आर्टिकल 75 क्या कहता है, 75 कहता है पीएम एवं मंत्रियों की नियुक्ति के बारे में बात करता है कि पीएम प्रधानमंत्री और उसके मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा, तो उसके बारे में बात करता है आर्टिकल 75। और आर्टिकल 164 की बात करें तो सीएम एवं मंत्रियों की नियुक्ति की बात हो रहा है जो गवर्नर करता है, और यहाँ कौन सा है, प्रेसिडेंट करता है। आर्टिकल 78 के तहत पीएम के कर्तव्य हैं प्रेसिडेंट के प्रति, और आर्टिकल 167 के तहत सीएम के कर्तव्य हैं गवर्नर के प्रति, ठीक है। क्या 74 के तहत राष्ट्रपति की सलाह के लिए मंत्रिपरिषद, उसका हेड पीएम। आर्टिकल 163 के तहत क्या, राज्यपाल की सलाह के लिए मंत्रिपरिषद, उसका हेड कौन, सीएम। आर्टिकल 75 के तहत पीएम एवं मंत्रियों की नियुक्ति। आर्टिकल 164 के तहत सीएम एवं उसके मंत्रियों की नियुक्ति। आर्टिकल 78 के तहत पीएम के कर्तव्य निर्धारित। आर्टिकल 167 के तहत सीएम के कर्तव्यों की बात होती है। अब बात करते हैं हम आगे राजस्थान में। अब यहाँ तक हमने क्या बात कर ली कि सीएम के बारे में बात कर ली कि सीएम कब किस परिस्थितियों में नियुक्त होगा, कौन सीएम होगा, सीएम किस तरह से राज्यपाल के साथ समन्वय करके, मंत्रिपरिषद के साथ समन्वय करके कार्य करेगा, किस तरह वो राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच में कड़ी के रूप में कार्य करता है, क्या क्या उसकी शक्तियां होती हैं, शक्तियां किन किन परिस्थितियों पर निर्भर करती हैं, उसका कार्यकाल है तो कार्यकाल राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत है, तो वो प्रसाद पर्यंत है तो किस तरह प्रसाद पर्यंत है। सीएम के कार्य में बात करें तो मंत्रियों को नियुक्त करवाने का, मंत्रियों को बर्खास्त करने का, मंत्रियों को अगर किसी को ऐसे को मंत्री बना दिया जिसको विधानसभा में वो सदस्य नहीं है तो उसके बारे में उल्लेख है। तो ये सब हमने सीएम के बारे में पढ़ा। और सीएम मुख्य तौर पर कौन कौन से संस्थाओं के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है, उप संरक्षक के रूप में भी कार्य करता है राजस्थान राज्य क्रीड़ा बोर्ड का।
और फिर हमने कंपैरिजन किया कि सीएम और पीएम की स्थिति का, सीएम और पीएम के बारे में, तो उसके बारे में हमने आर्टिकल में देख लिए। इसमें देखा कि 163 में से एक राज्यपाल की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होगा, उसका हेड सीएम होगा। 164 में हमने देखा कि राज्यपाल, सीएम और उसके मंत्रियों की नियुक्ति की बात करी। 165 में हमने 167 में हमने बात की कि सीएम के कर्तव्य राज्यपाल के प्रति क्या क्या है। अब हम बात करते हैं कि राजस्थान में जो प्रमुख प्रमुख कुछ सीएम हुए उनकी हम बात करते हैं। राजस्थान के जितने सीएम हुए उनकी हम बात करते हैं। तो हीरालाल शास्त्री 639 डेज ये क्या रहे, राजस्थान के सीएम रहे, प्रथम मनोनीत सीएम थे। कैसे थे? मनोनीत। वर्तमान में क्या है, सीएम मनोनीत नहीं होता। 7/4/1949 को उनको मनोनीत किया गया। कब? 7 तारीख चौथा महीना 1949 को। कितने दिन रहे? 639 डेज। क्या थे? प्रथम मनोनीत, फर्स्ट मनोनीत। अब बात करते हैं दूसरे की, सी वेंकटाचारी। ये मात्र रहे 110 दिन। ठीक है, राज्य के दूसरे मनोनीत सीएम थे। सेकंड मनोनीत कौन हो गए? सी वेंकटाचार्य, सी एस वेंकटाचार्य। प्रथम गैर राजस्थानी सीएम भी थे ये, गैर राजस्थानी कि मनोनीत थे तो कहीं से भी मनोनीत हुए। प्रथम आईएएस अधिकारी जिनकी नियुक्ति केंद्र ने सीएम के रूप में की, आईएएस थे फर्स्ट, जिनको क्या कर दिया गया, सीएम बना दिया, सीएम मनोनीत कर दिया। चुने नहीं गए, मनोनीत हुए। ठीक है, अब बात करते हैं जय नारायण व्यास की। ये कितने दिन रहे? 313 डे। ठीक है, राज्य के थर्ड मनोनीत सीएम। अब 3 मनोनीत सीएम थे अब तक। ठीक है, उनकी बात कर लेते हैं। मनोनीत सीएम क्रम क्या है, अवधि क्या है। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, प्री में आता है मिलाने के लिए, और मेंस में भी इसको हम देखें तो 20 वर्ड में पूछ सकते हैं। ठीक है, कि राजस्थान के मनोनीत सीएम के बारे में बताइए, कौन कौन मनोनीत सीएम था। तो प्रथम कौन था? हीरालाल शास्त्री। दूसरा कौन था? सी एस वेंकटाचारी। तीसरे थे जय नारायण व्यास। ये तो क्रम हो गया उनका, हीरालाल शास्त्री, सी एस वेंकटाचारी और जय नारायण व्यास। ये तो क्रम हो गया। अब बात करें अवधि की, कि कौन कितनी अवधि के लिए रहा, कौन सबसे ज्यादा रहा, कौन कब सबसे कम। तो हीरालाल शास्त्री सबसे ज्यादा रहे 639 डे के लिए। जय नारायण व्यास रहे उसके बाद 313 डे। उससे कम रहे सी एस वेंकटाचार्य, कितने दिन? 110 दिन। तो ये क्रम है, ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे, टीकाराम पालीवाल राज्य के प्रथम लोकतांत्रिक एवं निर्वाचित सीएम। अब तक जिनके बारे में हमने पढ़ा वो थे मनोनीत, अब आए हैं प्रथम लोकतांत्रिक एवं निर्वाचित सीएम। तो क्या है, कब बने? 3 मार्च 1952, 3 मार्च 1952 को बने, 1 नवंबर 1952 तक रहे। ठीक है, 3 मार्च 1952 से 1 नवंबर 1952 तक रहे, प्रथम लोकतांत्रिक एवं निर्वाचित सीएम थे। अब दूसरे कौन थे? जय नारायण व्यास 1952 से 1954 के बीच में। पहले जोधपुर से चुनाव हार गए, उसके बाद किशनगढ़ उपचुनाव में यह जीते। जय नारायण व्यास 2 बार बने ये, एक तो ये मनोनीत भी हुआ है, दूसरी बार ये चुनाव जीत कर भी आए। पहले जोधपुर से चुनाव हार गए थे, उसके बाद किशनगढ़ उपचुनाव में यह जीते। इस प्रथम वाले चुनाव में भी जय नारायण व्यास ही
सीएम का चेहरा थे, लेकिन वो अपने जोधपुर के उससे हार गए, सीट हारी, तो वो सीएम नहीं बने, सीएम नहीं बने। और फिर किशनगढ़ से वो बने। फिर क्या हुआ, किशनगढ़ से उपचुनाव जीते और क्या बने, सीएम बने। ठीक है, यह राज्य के सेकंड निर्वाचित सीएम थे। यह राज्य के एकमात्र मनोनीत और निर्वाचित दोनों सीएम भी हैं। ठीक है, इनके बाद ना कोई निर्वाचित सदस्य मनोनीत सदस्य सीएम बना, ना कोई इनसे पहले बना। एकमात्र मनोनीत और निर्वाचित दोनों सीएम थे, 2 बार ये सीएम बने। ठीक है, अब बात करते हैं मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया बने 1954 से कब तक, 1971 तक। सीएम पद को लेकर देश में इतिहास में प्रथम मुकाबला इन्हीं के टाइम हुआ। जयनारायण व्यास और मोहनलाल सुखाड़िया, इन दोनों के मध्य। जयनारायण व्यास वर्सेस मोहनलाल सुखाड़िया, इनके मध्य। मोहनलाल सुखाड़िया विधानसभा के नेता चुने गए। सुखाड़िया जी लगातार 4 बार सीएम रहे, 4 टाइम सीएम, 1954 से 1971 के बीच। सर्वाधिक कार्यकाल 17 वर्ष इनका कार्यकाल रहा है। कितने वर्ष, 17 वर्ष ये कार्यकाल में रहे। इनके मंत्रिमंडल में प्रथम महिला मंत्री कमला बेनीवाल बनी। कमला बेनीवाल ये प्रथम महिला मंत्री बनी। अप्रैल 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया सरकार द्वारा राजस्थान में संभागीय व्यवस्था भी लाई गई। इन्होंने संभागीय व्यवस्था समाप्त इसके साथ की गई, मोहनलाल सुखाड़िया जी ने समाप्त कर दी। ठीक है, मोहनलाल सुखाड़िया जी 1954 से 71 के रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वप्रथम सीएम पद के लिए मुकाबला जयनारायण व्यास और मोहनलाल सुखाड़िया के बीच। 4 बार ये सीएम रहे। ठीक है, 17 वर्ष तक रहे। प्रथम महिला मंत्री इनके टाइम में बनी कमला बेनीवाल, और 1962 में इन्होंने संभागीय व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया, अप्रैल 1962 में। और 1949 में संभागीय व्यवस्था की बात कर लेते हैं। संभागीय व्यवस्था, तो उसमें 1949 में संभागीय व्यवस्था प्रारंभ की थी। उसके 13 वर्ष बाद 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया जी ने समाप्त कर दी। ठीक है, उसके 25 वर्ष बाद 1987 में हरिदेव जोशी जी ने पुनः प्रारंभ कर दी संभागीय व्यवस्था की। टाइमलाइन की बात करें तो 1949, फिर 1962, फिर है 1987, यहाँ शुरू 13 वर्ष, यहाँ समाप्त, और इसके बाद 25 वर्ष फिर शुरू, और इसके बाद अभी तक चल रही है। प्रथम राष्ट्रपति शासन 1967 में इनके समय लगा, मोहनलाल सुखाड़िया जी के समय प्रथम राष्ट्रपति शासन, क्योंकि अस्पष्ट बहुमत की वजह से इन्होंने सरकार बनाने से इनकार कर दिया और राष्ट्रपति शासन लगा गया। तो इसको इस तरह से भी याद कर सकते हो, 49 + 13 62, 62 + 25 87, ये एक टाइमलाइन है। इस टाइमलाइन के थ्रू भी याद किया जा सकता है, बहुत महत्वपूर्ण है, ये बार बार एग्जाम में पूछा गया। अब आता है बरकतुल्ला खां, 1971 से 1973 के बीच में, 1971 और 73 के बीच में राज्य के प्रथम एवं एकमात्र अल्पसंख्यक सीएम थे। राज्य के प्रथम सीएम जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हो गई। ठीक है, बरकतुल्ला खां।
अब आए हरिदेव जोशी, 1973 से 77 बने, 1985 से 88 में बने, 1989 से 90 बने, 3 बार बने। ठीक है। सेकंड राष्ट्रपति शासन भी इनके कार्यकाल में लगा, 1977 में जो लगा। ठीक है। फर्स्ट लगा था 1967 में और फिर लगा 1977 में दूसरा। राष्ट्रीय आपातकाल 1975 में भी इनके कार्यकाल था। ठीक है। इन्होंने संभागीय व्यवस्था पुनः प्रारंभ की 1987 में हुई। ठीक है। यह राजस्थान विधानसभा के एकमात्र विधायक विधायक हैं जो 10 बार चुनाव जीते बांसवाड़ा से। सीट कौन सी थी? बांसवाड़ा। कितनी बार बने? 10 बार। क्या बने? एमएलए बने गए, एकमात्र। अब तक कोई नहीं है। ठीक है। यह 3 बार सीएम रहे। कार्यकाल लगभग 8 वर्ष का रहा इनका। 3 बार रहे लेकिन पूरा कार्यकाल हर बार नहीं था, परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी, तो 8 वर्ष तक ये रहे। ठीक है। अब बात करते हैं भैरव सिंह शेखावती की। 1977 में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार थी। प्रथम गैर कांग्रेसी सीएम थे ये। ठीक है। 1980 में इनके समय थर्ड राष्ट्रपति शासन लगा। सरकार बर्खास्त हुई थी और सर थर्ड राष्ट्रपति शासन लगा। 1977 में सीएम बनने से पूर्व भैरवलाल शेखावत जी राज्यसभा के सांसद थे। ठीक है। राज्यसभा में सांसद थे ये। छबड़ा 12 में उपचुनाव जीतकर विधानसभा सदस्य बने। छबड़ा 12 से उपचुनाव जीता और फिर विधानसभा सदस्य बने और सीएम बने रहे। दूसरी बार 1990 में बने। इस चुनाव में बीजेपी ने सर्वप्रथम 200 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इससे पहले बीजेपी के नाम ही नहीं चलता था। इस 1990 में बीजेपी ने 200 सीटों पर चुनाव लड़ा पूरे राजस्थान में। राज्य में दूसरी बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी, क्योंकि इससे पहले तक सब कांग्रेस 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 चल रहा था। भैरव सिंह शेखावत प्रथम थे जो कांग्रेसी गैर कांग्रेसी सीएम बने। जनता पार्टी थे, जनता पार्टी से थे। पार्टी कौन सी थी इनकी, ये भी याद रखने का। जनता पार्टी, बीजेपी मत लिख देना भाई, जनता पार्टी से था। 1980 में इनके समय थर्ड राष्ट्रपति शासन भी लगा। 1977 में सीएम बनने के बाद ये राज्यसभा बनने से पूर्व ये राज्यसभा के सांसद थे। उपचुनाव जीता, छपड़ा 12 से विधानसभा सदस्य बने, सीएम बने रहे। दूसरी बार सीएम 1990 में बने। इस चुनाव में बीजेपी ने पूरे 200 सीटों पे चुनाव लड़ा था पहली बार। दूसरी बार गैर कांग्रेसी सरकार भी इन्हीं ने बनाई। इनके समय फोर्थ टाइम राष्ट्रपति शासन 15 दिसंबर 1992 को लगा। ठीक है, लगाया गया। बाबरी मस्जिद विवाद हुआ था, इसमें कई सरकारें भंग हुई थी, उसी में इनकी सरकार को भी बर्खास्त कर दिया गया। यह तीसरी बार था। तीसरी बार सीएम 1993 से 1998 बने। ठीक है। फर्स्ट कब बने? 1977 से 80। दूसरे बने 1990 से 1992। 1930 से बने 1993 से 1998। लगभग 10 वर्ष ये रहे। 10 वर्ष सीएम बने, सीएम रहे थे। अब हम बात करते हैं जगन्नाथ जी पहाड़िया। 1980 से 81 राज्य के प्रथम एससी व दलित वर्ग के सीएम थे। सर्वग्रास हुआ 19 मई 2021 को। शिवचरण माथुर। शिवचरण माथुर जी की बात करते हैं तो ये 1981 से 85, 1988 से 89 2 बार रहे। राजस्थान के सेकंड गैर राजस्थानी सीएम थे। 2 बार लगभग 5 वर्ष के लिए सीएम रहे। सेकंड राजस्थानी सीएम, सेकंड गैर राजस्थानी पहले कौन थे? जो मनोनीत थे, है ना, याद है? सी वेंकटाचार्य, सी एस वेंकटाचार्य। और
मनोनीत थे। तो अब आते हैं हीरालाल देवपुरा 1985 में राज्य के सबसे कम अवधि के सीएम थे, 16 दिन ही रहे भाई। क्या थे? हीरालाल देवपुरा 1985 में बने, 16 दिन रहे थे। अब सीएम की एक टाइमलाइन के आधार पर उनकी बात करते हैं, कौन कौन सीएम रहा, कब रहा, क्या रहा, उनकी बात करते हैं। तो हरिदेव जोशी 1973 से 77, 77 से 80, ठीक है, 77 से 80, और भैरव सिंह शेखावत 77 से 80, भैरव सिंह शेखावत। फिर 77 से 80 कौन रहा? भैरव सिंह शेखावत। 73 से 77 कौन रहा? हरिदेव जोशी। उसके बाद बने जगन्नाथ पहाड़िया 1980 से 81। उसके बाद बने शिव चरण माथुर 1981 से 85 फर्स्ट थे। और हीरालाल देवपुरा 16 दिन के लिए रहे, 16 डे के लिए रहे। उसके बाद बने हरिदेव जोशी सेकंड टाइम 1985 से 88। फिर बने शिव चरण माथुर 1988 से 89, सेकंड टाइम बने, ठीक है। फर्स्ट टाइम ये बने रहे यहाँ पे। हरिदेव जोशी बने थर्ड टाइम 1989 से 90। फिर 1990 92 1993 से 1998 कौन रहे? BS शेखावत, नेहरू सिंह शेखावत। अब बात करते हैं आगे जय नारायण व्यास, मोहनलाल, बरकतुल्ला खां 1973, ठीक है। अब आते हैं श्रीमती वसुंधरा राज्य की बात करते हैं। तो फर्स्ट बार बनी है 2003 में, 2003 से कब तक? 2008 तक। फिर थर्ड सेकंड बार बनी है 2013 से 2018 तक। यह राज्य की फर्स्ट महिला सीएम थी। देश की प्रथम महिला सीएम कौन थी? सुचिता कृपलानी यूपी की बनी थी। राजस्थान की प्रथम कौन? वसुंधरा राज्य। देश की प्रथम महिला सीएम कौन? यूपी की सीएम बनी थी सुचेता कृपलानी। अब बात करते हैं अशोक गहलोत जी की। ये बने थे फर्स्ट टाइम 1998 में, फिर 2008 में, फिर बने 2018 से 2023। 98 से लेकर 2023 के बीच में हमारे राज्य में दो ही सीएम रहे। दो बार कौन रहा? दो बार रही वसुंधरा राज्य राज्य और 3 बार रहे अशोक गहलोत, ठीक है, ये रहे। अब थर्ड टाइम बनेगी 2018 से 2023। इन्होंने 2018 में सीएम के रूप में कार्यभार संभालने वाले ये कौन से थे? 25वें थे भाई, 25वें सीएम थे। व्यक्तिगत रूप से ये 13वें सीएम। व्यक्तिगत और वैसे ओवरऑल की बात समझते हैं कि व्यक्ति चेंज हुआ 13वीं बार ही, बाकी तो सब अपने कोई सेकंड टर्म कोई थर्ड टर्म इस तरह से सीएम बन रहे हैं। उस तरह से देखें तो 25वें सीएम सबके टर्म मिला के। और अगर व्यक्तिगत रूप से सबके नाम गिने तो वो 13वें सीएम थे अशोक गहलोत। मारवाड़ का इनको युवा गांधी भी कहा जाता है। मारवाड़ का क्या कहा जाता है? युवा गांधी। अब वर्तमान सीएम की बात कर लेते हैं, भजनलाल जी शर्मा। 15 दिसंबर 2023 से अभी तक ये सीएम है। सांगानेर विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं, प्रथम बार विधायक बने हैं, 25वीं सीएम है भाई। और व्यक्तिगत रूप से कितने? 15वें हैं, ठीक है। अब बात करते हैं राज्य के उप मुख्यमंत्रियों की बात कर लेते हैं। मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जैसा कुछ होता नहीं है संविधान में, ये तो बस ऐसे मतलब कि ठीक है खुश करने वाली बात है, वैसे कुछ उप मुख्यमंत्री जैसा कुछ होता नहीं। तो उप मुख्यमंत्री कौन था? सीएम उस समय कौन था? कार्यकाल उनका क्या रहा? सबसे पहले बने टीकाराम पालीवाल, जय नारायण व्यास के समय में 1952 से 1954। 1952 से 54 कौन? टीकाराम पालीवाल, जय नारायण व्यास के टाइम में। फिर बने हरिशंकर भाबड़ा
भैरव सिंह शेखावत के टाइम में 1993 से 98 के बीच, फिर बने बनवारी लाल बैरवा अशोक गहलोत जी के समय में 2002 से 2003 तक ये रहे। फिर बनी कमला बेनीवाल, फर्स्ट महिला मंत्री भी थी, और फर्स्ट महिला थी जो उप मुख्यमंत्री बनी, सॉरी, फर्स्ट महिला थी जो उप मुख्यमंत्री बनी, कमला बेनीवाल अशोक गहलोत के समय में 2003 में। सचिन पायलट जी बने, अशोक गहलोत उस समय सीएम थे, 2018 से 2020 तक रहे। अभी वर्तमान में दिया कुमारी जी और प्रेमचंद्र बेरवा दो सीएम के उप मुख्यमंत्री हैं। दो कौन है उप मुख्यमंत्री हैं, कौन है सीएम? भजनलाल जी, 2023 से वर्तमान तक ये बने हुए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं राज्य मंत्री परिषद की, बात कर लेते हैं। ये हमारा सीएम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। अब इसमें राज्य मंत्री परिषद की बात कर लेते हैं, क्योंकि सीएम मंत्री परिषद का ही हिस्सा होता है, तो उसी में हम राज्य मंत्री परिषद की भी बात कर लेते हैं। राज्य मंत्री परिषद की बात करें तो मंत्रिमंडल, कैबिनेट मंत्री, ठीक है। इसमें कौन कौन होता है? मंत्रिमंडल, और मंत्रिमंडल में कौन होता है? कैबिनेट मंत्री। और एक होता है राज्य मंत्री। राज्य मंत्री में कौन? राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभाव, और एक होता है नॉर्मल राज्य मंत्री। एक होता है उप मंत्री, और होता है संसदीय सचिव। इन चार लोगों से बनकर बना है क्या? राज्य मंत्री परिषद। राजस्थान राज्य में मंत्री परिषद की अधिकतम संख्या 30 हो सकती है भाई, क्योंकि 15% है और सीटें हैं 200, तो 15 प्लस 15 और 30 लोग बन सकते हैं भाई मंत्री। ठीक है, इनमें सीएम भी शामिल है, सीएम सहित 15% नियुक्त। अब 91वें संविधान संशोधन 2003 के तहत मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या कुल सदस्यों से 15% सीएम सहित, ठीक है, से अधिक नहीं हो सकती। मंत्रिपरिषद की न्यूनतम संख्या सीएम सहित 12 होगी, तो न्यूनतम 12 आदमी हो और अधिकतम क्या हो? 15% हो टोटल सीट के। मंत्रिपरिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं भाई। 3 प्रकार कौन कौन सा? कैबिनेट, दूसरा राज्य मंत्री, तीसरा है उप मंत्री। 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले कैबिनेट मंत्री कौन है? कैबिनेट मंत्री, ठीक है। कैबिनेट मंत्री सदस्य सरकार के मंत्रालयों या विभागों के प्रधान होते हैं। कैबिनेट मंत्री या कैबिनेट के सदस्य क्या है? सरकार के मंत्रालय या विभागों के प्रधान हैं अपने आप से, ठीक है। यह अपने मंत्रालय से संबंधित निर्णय और नीति निर्माण का कार्य करते हैं खुद से। कैबिनेट की बैठक में केवल कैबिनेट मंत्री ही भाग ले सकता है। पहले तो क्या है कि कैबिनेट के सदस्य सरकार के मंत्रालय या विभागों के प्रधान हैं, उनसे मंत्रालय से संबंधित, अपने मंत्रालय से संबंधित निर्णय और नीति निर्माण का कार्य करते हैं। बैठक में केवल, कैबिनेट की जब बैठक होगी तो केवल कैबिनेट मंत्री भाग ले सकते हैं। प्राय 15 से 20 मंत्री कैबिनेट मंत्री बनाए जाते हैं, इससे मंत्रिमंडल कहा जाता है कैबिनेट मंत्री। राज्य में सरकार के कैबिनेट मंत्री ही सत्ता का वास्तविक केंद्र हैं। वास्तविक केंद्र, वास्तविक केंद्र कौन है? कैबिनेट मंत्री, ठीक है। ये कैबिनेट मंत्री का हो गया। अपने मंत्रालय के वैधानिक, वित्तीय और प्रशासनिक मामले संभालते हैं। वैधानिक, वित्तीय और प्रशासनिक, तीनों मामले कौन संभालते हैं? स्वयं कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है। अब क्या है? मंत्रिमंडल एक छोटी अवधारणा है, एक छोटे समूह को मंत्रिमंडल कहते हैं। उसके बाहर एक लेयर है कि कुछ ज्यादा लोग आ गए, वो मंत्री परिषद हो गए। मतलब क्या है? मंत्री परिषद के अंदर ही कौन है?
मंत्रिमंडल, ठीक है। यानी कि मंत्री परिषद जो है ना, उसी में आता है ये मंत्रिमंडल, ठीक है। जो कि अपने उसके कैबिनेट मिनिस्ट्री जो है, जो कैबिनेट मंत्री हैं, वह मंत्री परिषद के अंदर ही होते हैं। अब बात करते हैं राज्य मंत्री क्या है। कैबिनेट मिनिस्टर की बात होगी, अब राज्य मंत्री। राज्य मंत्री दो तरह से होते हैं, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, राज्य मंत्री कैबिनेट के अधीन। एक तो होता है स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री, एक होता है राज्य मंत्री कैबिनेट के अधीन। तो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार क्या है, ये अपने मंत्रालय के प्रधान है, ये अपने मंत्रालय के प्रधान है, कैबिनेट मंत्री के अधीन नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि ये स्वतंत्र प्रभार है, स्वतंत्र से अपना कार्य कर रहे हैं, अपने मंत्रालय के प्रधान है, अपने मंत्रालय से संबंधित नीति निर्माण और निर्णय में स्वतंत्र हैं। यह कैबिनेट बैठक में आमंत्रित करने पर भाग लेते हैं, आमंत्रित करने पर भाग लेते हैं, अनिवार्य नहीं है। अनिवार्य तरह कौन लेता है, कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री जो होगा वो अनिवार्य रूप से भाग लेगा, और जो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है, इनको जब आमंत्रित किया जाए तब ये भाग लेते हैं, और अपने मंत्रालय के प्रधान हैं। मंत्री किसी कैबिनेट मंत्री के अधीन नहीं होते हैं, मंत्रालय से संबंधित नीति निर्माण और निर्णय का कार्य करने में स्वतंत्रता से कार्य करते हैं। अब आते हैं राज्य मंत्री कैबिनेट के अधीन की बात करते हैं। तो यह कैबिनेट मंत्री के अधीन कार्य करते हैं। पहली बात तो इनके पास स्वतंत्र या स्वायत्त रूप से मंत्रालय नहीं है, इनके पास क्या है, मंत्रालय नहीं है, सॉरी, इनके पास क्या है, मंत्रालय मंत्रालय नहीं है इनके पास में। यह कैबिनेट मंत्री के सहायक हैं। देखो पहले तो क्या है, अधीन है उनके, ठीक है। दूसरा क्या है, स्वायत्त नहीं है, ठीक है। तीसरा क्या है, ये उनके क्या है, सहायक हैं कैबिनेट मंत्री के। कैबिनेट बैठक में भाग नहीं लेते, भाग नहीं लेते, क्योंकि इनके प्रधान कौन है, कैबिनेट मिनिस्टर, तो वो भाग ले लेते हैं। अब यदि आवश्यकता हो तो कैबिनेट बैठक में आमंत्रित किया जा सकता है, आवश्यकता होने पे आमंत्रित हो सकते हैं, आमंत्रित कर सकते हैं। राज्य मंत्री कैबिनेट अधीन को कार्य का आवंटन भी केंद्रीय मंत्री ही करता है, केंद्रीय मंत्री इनको कार्य देता है। यह मंत्री दिन प्रतिदिन के कार्य में कैबिनेट मंत्री का सहयोग करते हैं। राज्य कैबिनेट मंत्री के अधीन है, राज्य मंत्री कैबिनेट के अधीन क्या होता है, ये कैबिनेट मिनिस्टर के अधीन है, स्वतंत्र या स्वायत्त रूप में मंत्रालय नहीं होता इनका, कैबिनेट मंत्री के सहायक होते हैं, कैबिनेट बैठक में भाग नहीं लेते हैं, आवश्यकता पड़ने पर इनको आमंत्रित किया जा सकता है। राज्य मंत्री कैबिनेट अधीन को कार्य का आवंटन भी कैबिनेट मंत्री ही करता है। मंत्री, ये जो मंत्री है, ये दिन प्रतिदिन के कार्य में कैबिनेट मंत्री की सहायता करने के लिए होता है। नोट करके, केंद्र में मंत्रालय तथा राज्य में विभागीय व्यवस्था है। केंद्र सरकार में क्या होते हैं, मंत्रालय होते हैं अलग अलग, जैसे होम मिनिस्ट्री हो गया, ठीक है, विदेश मंत्रालय हो गया, गृह मंत्रालय हो गया, वित्त मंत्रालय हो गया। ऐसे राज्य में विभाग होते हैं कि वित्त विभाग, गृह विभाग, ठीक है, इस तरह से राज्य में विभागीय व्यवस्था होती है। अब उप मंत्री आ जाता है, पद के हिसाब से उप मंत्री राज्य मंत्री के बाद आते हैं। पद के हिसाब से सबसे पहले कैबिनेट मंत्री, फिर राज्य, फिर आते हैं उप मंत्री, ठीक है। उप मंत्री को स्वतंत्र प्रभाव तो बिल्कुल भी नहीं है भाई, ठीक है, इनके पास स्वतंत्र प्रभाव नहीं है। अब क्या है, मंत्रिमंडल है एक तो बीच में, और ऊपर है मंत्रिपरिषद, ठीक है।
मंत्रिमंडल की बात करें तो मंत्री परिषद के अंदर ही आता है ये, ठीक है। अब बात करें तो पूरे को, जैसे ये सीएम, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, इन सबको मिलाकर क्या कहते हैं, मंत्री परिषद। तो ये एक बड़ी अवधारणा है कि जो सारों का समूह है ना, जितने भी इसके अंदर हैं, सीएम हो गया, कैबिनेट मिनिस्टर हो गए, राज्य मंत्री हो गए या उप मंत्री हो गए, सब क्या है, मंत्री परिषद में ही है, ठीक है। तो ये मंत्री परिषद एक बड़ी अवधारणा है। मंत्री परिषद का उल्लेख संविधान में प्रारंभ से है भाई, जब संविधान बना था उसी समय से मंत्री परिषद का उल्लेख है। मंत्रिमंडल जो है, उस शब्द का उल्लेख 44वें संविधान संशोधन 1978 में किया, अनुच्छेद 352 में जोड़ा गया उसको। पहले क्या था, शुरू से मंत्री परिषद का ही नाम था, मंत्री परिषद का ही उल्लेख था। फिर 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में, उसमें अनुच्छेद 352 में ये जोड़ा गया कि मंत्रिमंडल शब्द भी कुछ जोड़ा गया। अब बात करते हैं मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर है। तो मंत्री परिषद क्या है, यह संरचना में एक बड़ी संस्था है जिसमें सभी मंत्री शामिल हैं। सभी मंत्री परिषद ऐसा बड़ी है, उसी में सीएम है, उसी में कैबिनेट मिनिस्ट्री है, उसी में राज्य मंत्री हैं, उसी में जो उप मंत्री हैं वो आते हैं। तो यह एक बड़ी संस्था है जिसमें सभी मंत्री शामिल हैं। मंत्रिमंडल क्या है, यह संरचना छोटी संस्था है, केवल कैबिनेट मंत्री शामिल हैं। यानी कि जो सीएम और कैबिनेट मंत्री जो है ना, उनको मिला के क्या कहते हैं, मंत्रिमंडल, ठीक है। मंत्री परिषद की कोई बैठक नहीं होती, मंत्री परिषद की कोई बैठक नहीं होती, क्योंकि उसमें राज्य, मंत्री परिषद की बैठक इसलिए नहीं होती क्योंकि राज्य मंत्री और उप मंत्री को तो बैठकों में बुलाया नहीं जाता, आवश्यकता पड़ने पर आमंत्रित करते हैं, ठीक है। और कैबिनेट की समय समय पर बैठक बुलाई जाती है, और बुलाता कौन है, सीएम का ही अधिकार है कि वो मंत्री की बैठक, कैबिनेट के मंत्री बैठक बुला सकता है, कब कहाँ बुलाएगा वो भी वो देख सकता है। तो क्या है, कैबिनेट की समय समय पर बैठक बुलाई जाती है। मंत्री परिषद को वैसे तो सारी शक्तियां प्राप्त हैं, लेकिन कागजों में, क्योंकि इसमें कार्य का निर्धारण मंत्रिमंडल करता है। मंत्री परिषद को वैसे तो सब कुछ है, ये सारी शक्तियां इन्हीं से हैं, सारी शक्तियां कहाँ है, मंत्री परिषद में ही है, लेकिन सिर्फ कागजों में है। कार्यों का निर्धारण तो जो मंत्रिमंडल है ना, ये मंत्रिमंडल ये ही करता है कार्यों का निर्धारण। तो वास्तविकता में मंत्री परिषद की शक्तियों का प्रयोग मंत्रिमंडल ही करता है, ये दोनों में अंतर है। संविधान में आर्टिकल 74, 75, 163, 164, आर्टिकल 74, आर्टिकल 75, आर्टिकल 163, आर्टिकल 164 में मंत्री परिषद का उल्लेख है। इसमें कैसे है, इनमें सब में मंत्री परिषद का क्या है, उल्लेख है कि पीएम होगा, पीएम और इसकी राष्ट्रपति की सलाह के लिए मंत्री परिषद होगा जिसका मुखिया पीएम होगा, ठीक है। इसमें भी यही है कि राज्यपाल के लिए होगा, उसका सीएम होगा, ठीक है। पीएम की सलाह पर मंत्री परिषद का गठन होगा, इधर सीएम की सलाह पर मंत्री परिषद का गठन होगा। ये इस तरह से चलता है। अब बात करते हैं उप मुख्यमंत्री की, ठीक है। जो हमने उप मुख्यमंत्री पढ़े, यह संवैधानिक पद नहीं है, जैसे मैंने पहले बताया कि यह कोई संवैधानिक पद नहीं है। इस पद पर आसीन व्यक्ति को सीएम की शक्तियां भी प्राप्त नहीं है, समझ रहे हो, ना तो संवैधानिक पद है, ना ही इस पर बैठे व्यक्ति को सीएम की शक्तियां प्राप्त है। बस नाम मात्र के लिए बोल दिया गया कि हाँ जी आप उप मुख्यमंत्री हो। अब मुख्यमंत्री दो को बुला नहीं सकते, दोनों मान नहीं रहे, तो एक को मुख्यमंत्री और एक को उप मुख्यमंत्री ऐसे बना दिया गया, बस यही है और कुछ नहीं है। उप मुख्यमंत्री मंत्री की तरह ही रहते हैं एवं शपथ लेते हैं। सीएम भी मंत्री की तरह ही है और शपथ लेता है, लेकिन वो बाद में मंत्री परिषद का अध्यक्ष हो जाता है।
लेकिन उप मुख्यमंत्री का ऐसा कुछ नहीं है। उप मुख्यमंत्री सिर्फ मंत्री है और कुछ नहीं। कोई संवैधानिक पद नहीं है, कोई सीएम की शक्तियां अलग से कोई शक्तियां इसके पास नहीं। संसदीय सचिव की बात कर लेते हैं। यह मंत्रियों की एक श्रेणी है। मंत्रियों की एक श्रेणी है, लेकिन यह मंत्रिपरिषद का भाग तो नहीं। संसदीय सचिव क्या है? मंत्रियों की एक सॉरी मंत्रियों की एक श्रेणी है, लेकिन मंत्रिपरिषद का भाग नहीं है। इनके पास कोई विभाग नहीं होता। इनके पास कोई क्या नहीं, विभाग भी नहीं है, मंत्रिपरिषद का भाग भी, ये स्वयं विभाग नहीं है। मंत्रियों की एक श्रेणी है। इनकी नियुक्ति सीएम करता है। सीएम नियुक्ति करता है। विधानसभा में कार्यों में मंत्रियों की सहायता के लिए होते हैं। ये सहायतार्थ बनाए जाते हैं। तो सचिव क्या है? सहायता के लिए बनते हैं। अब बात करते हैं सीएम एवं मंत्रिपरिषद में पारस्परिक संबंध क्या है। सीएम एवं मंत्रिपरिषद में पारस्परिक संबंध क्या है? सीएम मंत्रिपरिषद का एक अंग है। पहली बात तो ये मंत्रिपरिषद है, ये मंत्रिपरिषद है, ये इसी का एक छोटा सा अंग है। कौन? सीएम। सीएम मंत्रिपरिषद का निर्माता एवं संहारक है। निर्माता भी है, संहारक भी है। बनाएगा भी ये इसकी सलाह पे और हटाया भी इसकी सलाह पे जाएगा। सीएम मंत्रिपरिषद का प्रधान भी है। यह मंत्रिपरिषद का संचालन, नेतृत्व एवं निर्देशन तीनों करता है। संचालन भी यही करेगा कि कब बैठक बुलानी है, कहाँ बुलानी है। ठीक है। नेतृत्व भी यही करता है क्योंकि अंतिम फैसला इसी का है। निर्देशन भी यही देता है क्योंकि फैसले अंतिम इनके हैं, इनके बिना कोई फैसले ले नहीं सकता। अब सीएम एवं मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य अपनी नीतियों, कार्यक्रमों को लागू करने में एकजुटता का परिचय देते हैं। सीएम और मंत्रिपरिषद जो है, उसके जो सदस्य हैं, सभी अपनी नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करने के लिए एकजुटता का परिचय देते हैं। कैसे? कि सब मीटिंग करते हैं, एक जगह एक मत होते हैं कि विषय पर, और फिर उसको लागू करने की ओर कार्य करते हैं। जनता की आस्था एवं विश्वास को बनाए रखना सीएम एवं मंत्रिपरिषद का मुख्य लक्ष्य है। जनता की आस्था बनाए रखना, आस्था या विश्वास रखना, विश्वास बनाए रखना इनका मुख्य लक्ष्य है। ठीक है। इनका क्या मुख्य लक्ष्य है? तो ये हमारी बात हो गई सीएम के बारे में। सीएम के लिए हमने पढ़ लिया, और पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था राज्यपाल के लिए। सीएम और राज्यपाल को हमने कवर कर लिया। कवर करने के बाद में जैसे इसके बाद वैसे तो महाधिवक्ता भी होता है, जो कि बहुत ही छोटा टॉपिक है, लेकिन उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। और इससे पहले ये ख़त्म करें उससे पहले एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं राज्यपाल और इसका दोनों का मिला के, कि 152 में राज्यों की परिभाषा। ठीक है। इसमें 152 में, 153 में गवर्नर, 154 में क्या है, कार्यपालिका शक्तियाँ, उसमें शक्तियाँ नहीं। ठीक है। 155 में क्या है, उसकी नियुक्ति की बात है। 156 में क्या है, उसकी योग्यता की बात है। 157 में क्या है, शर्तों की। 158 में है इसकी शपथ की। शर्तें क्या है, इसके पद की शर्तें हैं कुछ। 159 में बात करें, 155 में नियुक्ति, 156 में योग्यता, 157 में शर्तें, 156 में क्या है, क्या है,
156 में क्या है, कार्यकाल है। 157 में क्या है उसकी योग्यता। 158 में क्या है उसकी पद की कुछ शर्तें हैं। 159 में क्या है शपथ है। 160 में क्षमादान। 162 में क्या है कार्यपालिका शक्तियों का विस्तार है। 163 में क्या है मंत्रिपरिषद का हेड कौन है, सीएम। 164 में क्या है सीएम की सलाह पे मंत्री। ठीक है। 165 में बात करेंगे तो हम महाधिवक्ता आ जाता है, जिसकी चर्चा हम नेक्स्ट उसमें करेंगे। ठीक है। अब फिर आता है 166 में, तो क्या आता है सभी कार्य राज्यपाल के नाम से होंगे। ठीक है, गवर्नर के नाम से। 167 में सीएम के कर्तव्य आ जाते हैं। 168 में बात करें तो प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल। ठीक है। ये इस तरह से हमारा रिवीजन भी हो गया, और ये हमारा सीएम यहाँ पे खत्म होता है। सीएम और मंत्रिपरिषद की बात हमने कर ली। इसी तरह से हम आगे के लेक्चर्स में भी करेंगे, महाधिवक्ता पढ़ेंगे, और भी सारी चीज़ें, राज्य विधानमंडल की बात करेंगे, सारी चीज़ों के बारे में आगे भी हम चर्चा करेंगे। और आज सीएम और मंत्रिपरिषद का ये लेक्चर यहीं तक है, यहीं समाप्त होता है। थैंक यू और धन्यवाद।